मना लिया, पूरा मन बना लिया, पूरी तरह से। संघर्ष हमारा जारी है, अब बसपा की बारी है। हम लोगों ने अपने सर पर नीला कफन बांध लिया है और 2027 में हम लड़ेंगे पूरी सीटों पर। 226 हमारी हैं। हाँ, कहते हैं अब तो वोट काट रहे हैं आप लोग। नहीं, हमारी अब की 226 सीटें हैं। हमारी गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा। यूपी में हम बनाएंगे। अच्छा, हाँ, पक्का। आप बताओ भैया, आप बताओ चाचा, आप जी सर, पक्का सरकार कहाँ से बनेगी। आए हैं? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से जी। कितने बजे आए थे? हम आ गए थे लगभग 5 बजे सुबह। 5 बजे। कैसा लगा आके यहाँ? बढ़िया है, ये सब देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई कर सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता सर। कोई नेता नहीं, ना ऐसा एक भी सिंगल नहीं। कोई नहीं। बहन जी लखनऊ बदल दीजिए एकदम की। लखनऊ देखने लायक हो गया आज, बहन जी की देन है। यहाँ तो जंगल रहा था पहले, देखते रहो आप जी। क्या वजह है, मैं जानना चाह रहा था कि अब वो बात बसपा में क्यों नहीं आ पा रही है जो पहले थी? 206 से 1 सीट पे आ गए। आए कि कुछ लोग थे दरबदलू लोग भाग गए हैं धोखा देके बहन जी को। जी जी, मजबूती से 27 में आ रहे हैं बहन जी। मजबूती से। हाँ जी, 7 में 27। 7 में 27। आप बताओ भाई, सही कह रहे हैं चाचा जी? देखिए साहब, का एक सवाल है कि क्या वजह है कि बहुजन समाज पार्टी डाउनफॉल कर गई। तो बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो ना तो इस देश में दलितों के लिए कोई राजनीतिक मंच था, ना तो पॉलिटिकल अधिकार था। दलित को छोड़ दीजिए, ओबीसी की संख्या 1984 में बाबा साहब ने बाकायदा जब जन आंदोलन के तहत वो एक जन संसद चलाते थे। वो कहते थे कि मैं सांसद, अगर संसद में नहीं हूँ, लोकसभा में नहीं हूँ, तो मैं तो रोड पे एक संसद लगा दूंगा और अपने लोगों को समझाऊंगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जिस देश में ओबीसी की संख्या करीब 52% है, काका कालेकर रिपोर्ट के अनुसार, उस देश में ओबीसी की संख्या पार्लियामेंट में 10% से कम है। उस समाज को बहुजन समाज पार्टी ने एक मंच दिया, जी जी, पॉलिटिकल मंच दिया। तो पहली बार सरकार बनी तो 11 मंत्री हुए ओबीसी समाज के। यहाँ दलित समाज की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ ओबीसी समाज को राजनीति में लाने वाला अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। आप दलित समाज की क्यों बात करते हैं? दलित समाज तो बहुत नीचे था। और मुस्लिम समाज को भी, मुस्लिम समाज को भी अगर स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व अगर किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। तो बहुजन समाज पार्टी अर्श पे थी, फर्श पे कभी नहीं, आज भी अर्श पे है। आज भी अर्श पे है। बिल्कुल है। मानेंगे नहीं इस बात को? क्यों माने, ये बताइए। बहुजन समाज पार्टी की वजह से सारी पार्टियों में ओबीसी समाज के नेताओं की पूछ हो गई। बहुजन समाज पार्टी की वजह से सारी पार्टियों में दलित नेता दलाली खा रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो ये तो एकदम, अब क्या बोलें, शब्द बहुत हैं, कौन पूछेगा, कुत्ते बिल्ली की तरह हो जाएंगे। पूरे इंडिया में लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी से क्यों उम्मीद करते हैं? 4000 से ऊपर 4210 विधायक पूरे इंडिया में हैं शेड्यूल कास्ट के, जो रिजर्वेशन से जाते हैं, और 71 सीटें लोकसभा की हैं। ये इनके रगों में खून नहीं पानी दौड़ता है क्या? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी से ही सवाल पूछते हैं जब देश में कोई भी घटनाएं होती हैं, चाहे दलित एट्रोसिटी हो और चाहे ओबीसी के साथ आरक्षण का घोटाला हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो। अच्छा, एक सवाल बार बार विपक्ष पूछता है कि बहन जी अब दबाव में है, वो बात नहीं रही, इसे आप कैसे काउंटर करेंगे? 2019 में कौन सा दबाव में थी बहन जी? ईडी सीबीआई सारे लोग तो छोड़ दिए थे, और बहन जी के भाई आनंद कुमार पर 200 करोड़ का सीधे इन्होंने जब्त कर रखा था। बहन जी ने कहा तो तू चोर के दाढ़ी में तिनका है। 2000 करोड़ आप बीजेपी के जो फंड में आ गया है, खाते में आ गया है उनकी पार्टी के, उसका ब्यौरा देंगे? बहन जी ने सवाल तो उठाया था। विपक्ष मुर्दा था कि बीजेपी वाले मुर्दे थे? क्यों नहीं जवाब दिए? अखिलेश यादव के साथ बहन जी ने जाकर गठबंधन किया? अगर डरती तो गठबंधन करती। और कौन सा केस चल रहा है? आप लोग अभी भी कट्टर बसपाई खड़े हो बसपा के साथ? मैं ये कहता हूं कि आप इस लोग, चाहे मीडिया हो चाहे बहुत सारे लोग हों, ये प्रेडिक्शन क्यों करते हैं सिर्फ सत्ता में नहीं? सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। बाबा साहब ने एक मूवमेंट बनाया है, एक पार्टी से पहले मूवमेंट है, और सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? सामाजिक परिवर्तन हो नहीं रहा है, ये परिवर्तन नहीं है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी जरूरी है। आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन जो बहन जी ने साहब कांसी राम ने बीज बोई थी, उसकी वजह से हो रहा है। आप ये बताइए, एक एक्ट आया था 2006 में, जो दबे कुचले समाज के लोगों को बहुत, उनके लिए आरक्षण में एक प्रावधान है कि अलग से एक फंडिंग करके आप
कोई भी संस्था बना सकते हैं। बहन जी ने 4 मेडिकल कॉलेज बनाया है, अम्बेडकर नगर, कन्नौज और कानपुर, और एक सहारनपुर में है। उस मेडिकल कॉलेज से आपके यही बाबा साहब के पुण्यतिथि में कितने डॉक्टर आए थे बताए, मैं करोड़पति बन गया हूँ। तो किसी ने ये किया? पूरे इंडिया में ये कानून है, पूरे इंडिया में सिर्फ बहन जी ने किया। वो लगातार सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मजबूती किसकी वजह से हो रही है? डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, जो बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, 5000 से ज़्यादा, 5500 से ज़्यादा आपके प्राइमरी स्कूल बना दिए। हर डिस्ट्रिक्ट में बहन जी ने बालिका इंटर कॉलेज बना दिए। आपके नोएडा में चले जाइए, लोग केजरीवाल की बात करते हैं, नोएडा में चार विद्यालय हैं इंटर कॉलेज के, उसको देखिए। लोगों को आप ये बताओ कि 206 से 1 पे आना और 1 से 226 पे जाना कितना मुमकिन? 206 से 1 पे आना, 1 से 226 जाना, जैसे 0 से बहुजन समाज 7 पार्टी से 27 में आना। मैं बस सीधी सी बात ये कहता हूँ कि देश आज़ाद हुआ है 1947 में, ठीक। अब आरपीआई ख़त्म हुई 1971 में। बाबा साहब राजनीतिक तौर पे सफल नहीं रहे, ये तो मानते हैं ना, बाबा साहब नहीं सफल रहे राजनीतिक तौर पे। लेकिन साहब कांसीराम आए, और जो महाराष्ट्र के लोग बहुत बड़े अम्बेडकरवादी बनते हैं, उन्होंने क्या किया? ये हो नहीं सकता, ये कहते हो सकत नहीं। और साहब कांसीराम ने कहा हम वो करके दिखाएंगे जो आप कहते हैं हो नहीं सकता, ये हो सकता है। जब साहब उस समय चले थे जब सोच नहीं पा रहे थे लोग कि हो नहीं सकता, हम 4 बार की सरकार बना चुके हैं। हमारे समाज में हमारे समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी आप संघर्ष करो। हमारे समाज में आज बहन जी की सरकार की वजह से, साहब कांसीराम के आंदोलन की वजह से, हमारे जो पिता तुल्य जो हमारे पिताजी थे, ये युवाओं के जो पिताजी थे, उनके संघर्षों की वजह से बहन जी ने इतने मेडिकल कॉलेज, इतने विद्यालय, इतने चीज़ें बना दी कि पढ़ लिख के हमारे समाज के युवा आर्थिक तौर पे मजबूत हो रहे हैं, और मजबूत होने के बाद बहुजन समाज पार्टी में भी सहयोग दे रहे हैं। हम जैसे युवा अपना पूरा जीवन, हजारों युवा हैं। एक सवाल आता है बार बार कि अब जो बसपा है वो जाटवों की पार्टी बन के रह गई, इसे कैसे आप देखते हैं? एक बात नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दलित समाज की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा संख्या जाटो चमार की है। ये मैं नहीं कहता, जनगणना कहती है देश की 13% है ना। और लोग यही सवाल उठाते हैं जाटों की पार्टी हो गई, जाटों की पार्टी हो गई। बहुजन समाज पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी, ठीक। तो सबसे पहले दलित समाज जिसका एक राजनीतिक पार्टी है, जिसका एक प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहली प्राथमिकता दलित समाज को हमेशा साहब कांसीराम भी देते आए और हम भी दे रहे हैं। इसका नेतृत्व दलित समाज ही करता है और हर समाज को मंच देता है। तो रही बात जाटो समाज की, तो जाटो समाज अगर 13% है तो 13% के अनुसार उसके कार्यकर्ता भी बहुजन समाज पार्टी में हैं। बाकी जो बच रहे हैं वो लोग भी हैं। बाकी आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे, मैं वहीं का सेक्टर अध्यक्ष हूँ जहाँ से प्रदेश अध्यक्ष हैं, बगल से ही हमारे हैं, और वहीं पहले भी सेक्टर अध्यक्ष रहे हैं। आज बहन जी ने एक ओबीसी समाज बताइए, चंद्रशेखर जी की भी जाति वही है ना, जाटव। मैं कहता हूँ कि मैंने एक शुरू में ही आपसे कह दिया था कि 4200 के ऊपर विधायक पूरे इंडिया में हैं। किस जाति से हैं? 71 सांसद पूरे इंडिया में हैं, किस जात से हैं? मैं कहता हूं कि कहते हैं फलाने जाट जाटों से हैं, फलाने, अरे मैं क्या करूं जाटों से हैं, क्या करूं चमार से हैं, क्या करूं दलित से हैं? अरे तो उनका भी नीला झंडा है। अरे मैं कह रहा हूं, साहब कांसीराम ने कहा था कि जिस झंडे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। तो नीला झंडा क्या करें हम? हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। और उन्होंने कहा था जिस झंडे पर हाथी निशान और नीला झंडा अगर पहुंच जाए, समझ लेना साहब कांसीराम पहुंच गए। यानी आप लोगों ने मन बना लिया है। तो भाई मैं अभी मन बना लिया, पूरा मन बना लिया, पूरी तरह से। संघर्ष हमारा जारी है, अब बसपा की बारी है। पिछली साल की संख्या देखिए और इस साल की संख्या देख लीजिए, वो जोश, वो जुनून, और जो ये रैली हुई है, इसमें लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी में युवा नहीं है। अभी नज़र उठा के देख लीजिए, युवा नज़र आएंगे। और जब वो हुई थी रैली ना, तो उसमें भी 90% सिर्फ युवा थे।
हमारे बाप दादाओं ने जिस पार्टी को खड़ा किया है, हम लोगों ने अपने सर पर नीला कफन बांध लिया है कि तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, तब तक हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे जब तक हम केंद्र की सत्ता में नहीं पहुंचते। और दूसरी बात, बहुजन समाज की कोई पार्टी, जिसको कहते हैं बहुजन समाज, कोई पार्टी, सब सत्ता की लालची है, कोई पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ाती है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लड़ाती है। और लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि वोटर कटवा है। साहब कांसी राम ने कहा था हम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी हिला सकते हैं। हम हिला दिया कुर्सी आप लोगों ने। हम हिला दिया। अरे मैं हिला रहा हूँ भाई, मुझे विपक्ष नहीं ले रहा है तो कौन सा बीजेपी को जिता पा रहा है, बीजेपी को हरा पा रहा है? मेरे बिना बीजेपी को हराने का कह रहा है कि बसपा ही बीजेपी को जिता देती है। मैं कहता हूँ कि मैं अपने बसपा ही बीजेपी को हराएगी, बसपा ही हराएगी, बसपा ही हराएगी। क्या आप दूसरे लोग को सहमत हो? बिल्कुल बसपा ही हराएगी।